हेलो डियर, स्वागत है आपका फिर से E1 कोचिंग सेंटर पे। तो आपने अच्छे से अल्फ़ाबेट टेस्ट सीख लिया होगा। डिफरेंट डिफरेंट रूल्स किए हमने, प्रोसीजर वाइज सब कुछ सीखा। ठीक है, फर्स्ट रूल से लेके जितने भी आपके आगे रूल्स अवेलेबल थे, हर एक पॉइंट तो क्लियर होगा ही होगा। ठीक है, स्पीड कहीं ना कहीं स्लो लगी होगी, लगेगी, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि हम वहां पर चीज़ों को सीख रहे हैं। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के साथ साथ हमने उन चीज़ों में स्पीड कैसे बूस्ट अप करनी है वो भी सीखा। ठीक है, अब देखिए, अब जब आपका एग्ज़ाम आएगा, काफ़ी नज़दीक होता है, ठीक है, तो आप कहते हैं कि हाँ, कुछ ऐसा रिसोर्स हो कि मैं जल्दी से अपने जो जो मैंने अभी तक पढ़ा है इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए, मैं कहीं ना कहीं उसकी रिवीजन करना चाहता हूँ। तो आप क्या करेंगे, हर एक चैप्टर उठाएंगे, उसके आप नोट्स पकड़ेंगे, उनमें से जो जो आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे उन पॉइंट्स को लिखेंगे और नोट्स बनाते रहेंगे। ऐसा होगा ना? आपको इतना स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं है, हम आपके लिए वो भी लेके आए हैं। ठीक है, तो मतलब कि जितना हमने अभी तक सीखा है अल्फ़ाबेट टेस्ट में, उसका मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं क्विक रिवीजन पॉइंट्स, जितना भी हमने अब तक सीखा है। तो इस सेशन का मेन पर्पस क्या होगा कि जितने आपने रूल्स अभी तक सीखे हैं मुझसे, उनका एक जनरल सा ओवरव्यू, मतलब एक हैंडी नोट्स कहते हैं ना आप जिसको, वो एक मिल जाए मुझे, जिससे मेरा क्या हो, एक कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो और ज़्यादा बूस्ट हो। तो ये सेशन जो होगा वो बेसिकली क्या होगा, सारे के सारे पॉइंट्स को हम रिवाइज करेंगे, जो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप करने में गारंटी देता हूं पक्का हेल्प करेगा। तो इस सेशन का मेन पर्पस होगा पॉइंट्स बताना। इस सेशन के अंदर हम क्वेश्चन नहीं डिस्कस करेंगे। हाँ, मे भी हो सकता है अगर मुझे कोई क्वेश्चन एक्सप्लेन करना पड़े तो वो पॉइंट का क्वेश्चन या पॉइंट जो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा उसका रेफरेंस के लिए। अदरवाइज जो जो हमने अभी तक चीजें सीखी हैं मैं आपको इस क्विक रिवीजन पॉइंट्स के अंदर या इस सेशन के अंदर बताने वाला हूं। ठीक है, तो ध्यान से देखिए। अब हैंडी नोट्स जैसे आप बोलते हैं ना, वो चीजें सारी की यहां पर है। तो सबसे पहले हमने क्या सीखा था अल्फाबेट से रिलेटेड, कि हमारे पास जितने भी ये लेटर्स होते हैं A to Z 1 to 26, ठीक है, तो आपको सबसे पहले तो ये याद करने थे। याद करने का तरीका मैंने आपको ट्रिक बताई थी, इजोती, ये आपके 5 के मल्टीपल में आता है, E5 J10 O15 T20 एंड Y25। रेस्ट आपको मैंने बताया था कि आप अपने एंड से भी बना सकते हैं, जैसे K11 किंग्स 11 पंजाब, T20 हाइट वर्ड बोलने से H8 G7 इंटरनेशनल कंट्रीज का ग्रुप है, आई नो मैं जानता हूं, ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, क्योंकि आपका टास्क था सिर्फ और सिर्फ प्लेस वैल्यू याद करना, बाकी मैंने सब कुछ बताया। ठीक है ना, कि कैसे क्वेश्चन को इजीली सॉल्व करना है। तो इस चीज के अंदर मैंने आपको यह बताया था कि जितने भी आपको ये लेटर्स याद होंगे, ठीक है, A to Z XYZ, ठीक है, तो इनकी स्पेसिफिक डायरेक्शन है, ये आपको कहां से लेके कहां तक याद है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, या हम कह सकते हैं फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। तो जितनी भी प्लेस वैल्यूज याद है आपको A से लेके Z तक, 1 से 26 1 to 26, हर एक लेटर की एक स्पेसिफिक डायरेक्शन है, वो आपको कहां से याद है, लेफ्ट हैंड से, बाएं छोर से, बाय डिफॉल्ट। ठीक है, तो अगर लेफ्ट से काउंट करने पे A का प्लेस पहला है, लेफ्ट से काउंट करने पे B दूसरे प्लेस पे बैठा है, इसी तरह दाईं ओर से काउंट करने पे पहला लेटर कौन होगा, Z, सेकंड फ्रॉम द राइट हैंड Y, थर्ड फ्रॉम द राइट हैंड X, करते करते हम किसी भी लेटर को काउंट कर सकते हैं, बट एग्जाम में ऐसी चीजें नहीं करनी है। अगर मुझे पता है कि J की पोजीशन 10 है, कहां से, बाईं ओर या लेफ्ट से काउंट करने पे, तो दाएं से कौन से प्लेस पे बैठा है, तो हम उसे काउंट नहीं करेंगे। उसके लिए हमने एक रूल सीखा था, जिसमें हमने एक फॉर्मूला सीखा था, दैट इज टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, ये चीज सीखी थी। इस रूल के बिहाफ पे अगर आपको कोई भी लेटर की पोजीशन अगर लेफ्ट से गिवन है उसे राइट से निकालना हो, या राइट से गिवन हो उसे लेफ्ट से निकालना हो, तो हम इन वैल्यूज में पुट करते हैं उन चीजों को जहां पर हमारे टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट कितने होते हैं, 26। तो ये रूल फॉलो किया था, हमारा रूल नंबर 1। तो हमने इस रूल के बिहाफ पे एक शॉर्टकट भी सीखा था कि अगर आपको कोई भी लेटर का प्लेस लेफ्ट से गिवन है और आप उसे राइट से निकालना चाहते हैं, तो शॉर्टकट क्या था
कि अगर ये -1 यहां पर आ जाएगा तो वो प्लस में कन्वर्ट होगा, लेफ्ट प्लस राइट। टोटल 26 होते हैं, प्लस 1 कितना बन जाएगा 27। तो मतलब आपको सम कितना बनाना था, टोटल से एक ज्यादा। टोटल 26 है तो एक ज्यादा, मतलब सम कितना बनाना है 27 बनाना था। अब जैसे कि मैं कहता हूं जे की पोजीशन लेफ्ट से क्या है 10, आप उसे राइट से निकालना चाहते हैं, तो सम कितना बनाना है टोटल से एक ज्यादा। तो 10 में क्या ऐड करेंगे 17, तो वो 17 फ्रॉम द राइट। याद आया। इसी तरह अगर हमें पता है कि एस की पोजीशन बाईं ओर से 19 है, तो राइट से क्या होगी, बनाओ सम 27 टोटल से एक ज्यादा, तो कितना आ जाएगा 8 फ्रॉम द राइट। ये चीजें सीखी थी। और ये रूल किस लिए था, ध्यान से देखो, टू फाइंड द पोजीशन ऑफ एन अल्फाबेट फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड ऑब्लिक राइट हैंड साइड। मतलब अगर लेटर की प्लेस हमें लेफ्ट से गिवन हो, उसे राइट से निकालना हो, जो कि अभी किया, या अगर राइट से गिवन हो गया तो उसे लेफ्ट से निकालना हो। मतलब कि हमें लेटर तो लेफ्ट से पता है, अगर पूछा जाए कि बताइए कौन सा लेटर ऐसा है जो 15th राइट पे बैठा हुआ है, बट हमें तो लेटर लेफ्ट से याद है, पूछा किस में गया, राइट में। तो हमने क्या किया, इस राइट को लेफ्ट में कन्वर्ट करके देखा। सेम रूल फॉलो हुआ तो शॉर्टकट सेम फॉलो होगा। तो 15 में क्या ऐड करूं 12, क्योंकि जो लेटर मुझे अल्फाबेटिकल सीक्वेंस में राइट से 15th प्लेस पे दिखाई देगा वो लेफ्ट से 12th प्लेस पे भी आएगा। तो 12th लेफ्ट का लेटर क्या था, एल। इसी तरह अगर पूछा जाए कि बताइए कि 10th फ्रॉम द राइट लैंड कौन सा लेटर है, तो 10th राइट, बट मुझे तो लेटर लेफ्ट से याद है, तो इस राइट को लेफ्ट में कन्वर्ट किया सेम इसी रूल के साथ, तो वो 17th लेफ्ट पे होगा, और 17th लेफ्ट से मुझे क्या पता चला था। तो ये हमारा था रूल नंबर 1, जिसके बिहाफ पे हम किसी भी लेटर की पोजीशन अगर हमें वो लेफ्ट से गिवन हो उसे राइट से निकालना हो, या राइट से गिवन हो उसे लेफ्ट से फाइंड आउट करना हो, ये सब कुछ चीज सीखा। क्लियर होगा, ठीक है। इसके बाद हमने सीखा था हमारा दूसरा रूल, दैट इज अपोजिट लेटर्स, विपरीत अक्षर। कि कोई भी दो लेटर्स अगर एक दूसरे के विपरीत हों, कैसे पता चलेगा, उसके लिए एक कंडीशन थी कि कोई भी दो लेटर्स अगर वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे तो उनकी पोजीशन वैल्यू का सम कितना होना चाहिए, 27 होना चाहिए। अगर कोई भी दो लेटर्स आपस में अपनी प्लेस वैल्यू का सम, अपनी स्थितियों का सम 27 जोड़ 27 बनाते हैं, मतलब वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। कैसे, जैसे ए का अपोजिट जेड है, कैसे पता चला, 1 और 26 मिलके 27 बने। इसी तरह बी का अपोजिट कौन है, वाई, कैसे पता चला, क्योंकि 2 में 25 ऐड करेंगे तभी तो 27 बनेगा, तो मतलब बी वाई का वाई बी का अपोजिट। जी का अपोजिट कौन है, जी का प्लेस है 7, क्या ऐड करेंगे 20, कौन बैठा हुआ है टी, जी टी का, और टी जी का अपोजिट हुआ। याद आ रहा है ना, ठीक है। एल का अपोजिट कौन है, एल की पोजीशन है 12, सम 27 चाहिए, तो 12 में 15 ऐड करेंगे, कौन बैठा हुआ, ओ, एल ओ का, और ओ एल का अपोजिट। जो कि हमने रूल नंबर 2 में सीखा था कि अगर आपको अपोजिट लेटर्स चाहिए तो वो अपोजिट लेटर तभी कंसीडर किए जाएंगे अगर उनकी पोजीशन या प्लेस वैल्यू का सम कितना हो 27। दोनों रूल क्लियर थे, ठीक है। इसके बाद हमने सीखा था अक्षरों के जोड़े के बीच में सापेक्ष दूरी के रिलेटिव डिस्टेंस बिटवीन पेयर ऑफ लेटर। सेंस क्या थी इसकी एक्चुअली, अगर आपको कोई भी वर्ड दे दिया जाए, जैसे कि वर्ड दे दिया आपको अल्फाबेट, तो इस अल्फाबेट वर्ड के अंदर ऐसे कितने पेयर ऑफ लेटर्स हैं जिनमें एग्जैक्टली उतने ही लेटर्स का गैप हो जितना इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीक्वेंस में होता है। ये चीज सीखी थी। अगर इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर में किन्हीं भी दो लेटर्स के बीच में 2 का गैप है तो यहां भी 2 का गैप, अगर वहां 4 का गैप है यहां भी 4 का गैप। करने की टेक्निक क्या थी, पेयर निकालना था, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा टास्क क्या था, हमें हर लेटर की पोजीशन पकड़नी है, ठीक है। और एक शॉर्टकट भी सीखा था कि जिस लेटर की पोजीशन हमारे पास सबसे ज्यादा हो या सबसे बड़ी हो, हम उसे कंसीडर नहीं करके चलते हैं। क्यों, क्योंकि उसे अगर किसी और के साथ पेयर बनाना भी है तो अपने से ज्यादा बड़ा नंबर दिखना चाहिए। सबसे बड़ा नंबर उससे बड़े नंबर के साथ कहां से पेयर बना लेगा, ठीक है। तो हम जिस लेटर की पोजीशन वैल्यू सबसे ज्यादा थी हमने उसको डिस्कार्ड किया। तो पेयर कैसे बनाए, पहले लेटर से काउंट करते हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8, नहीं मिला क्योंकि हम असेंडिंग ऑर्डर में काउंटिंग करते हैं लेटर टू लेटर, बढ़ते क्रम की तरफ। और जो ये रूल है दोनों डायरेक्शन में होता है, फॉरवर्ड भी और बैकवर्ड भी। फिर से देखिए, 12 13 14 15 16 17 18, नहीं बन रहा, 12 13 इसे भी कैंसिल करो,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 16, 17, 18 ये इसने भी नहीं बनाया। 8, 9, 10, 11, 12, 8, 9, 10, 11 ये भी नहीं बना रहा। एक और दो बन गया, देखो एक पेयर। ए और बी इकट्ठे बैठे होते हैं अल्फाबेटिकल सीक्वेंस में, तो यहां भी तो एक ही साथ है, तो एक पेयर बन गया। कॉन्टिन्यूटी बनानी थी 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, और नहीं बनेगा। 2 3 4, 2 3 4 5 6 7 ये भी नहीं बना रहा। 5 6 5 6 7 8 ये बन गया, देखो ई का पेयर बना किसके साथ, एच के साथ, ठीक है। 5 6 7 8 ई और एच में दो ही लेटर होते हैं, कौन कौन से, एफ और जी। यहां पर भी तो दो लेटर का गैप है। लेटर सेम नहीं देखने, सिर्फ गैप मेंटेन करके चलना है, ठीक है। 5 6 7 8 9 10 11 नहीं बनेगा। 20 काउंट करने की जरूरत नहीं है, तो यहां पर हमारे पास पेयर कितने आ चुके हैं, सिर्फ दो ही पेयर ऐसे हैं जिनमें एग्जैक्टली उतने ही लेटर्स का गैप हो जितना अल्फाबेटिकल सीक्वेंस में होता है। क्लियर था ये भी रूल, ठीक है। इसके बाद हमने सीखा था, अगर आपको कोई वर्ड अवेलेबल हो, उसमें गिवन किए गए जितने भी लेटर्स या अक्षर होंगे उनको क्रमानुसार व्यवस्थित करना, मतलब अकॉर्डिंग टू द अल्फाबेटिकल सीक्वेंस हमें उन्हें अरेंज करना था। जैसे कि अगर हम कोई भी वर्ड लेते हैं यहां पर, ठीक है, वर्ड मैंने ले लिया एजुकेशन का, वर्ड क्या है, एजुकेशन। तो करने की अप्रोच क्या थी कि अगर सभी के सभी लेटर्स को अल्फाबेटिकली अरेंज करना है तो कैसे करेंगे, कभी भी कंपेयर नहीं करना, हमेशा इनका रेफरेंस लो पोजीशन वैल्यूज के हिसाब से। अगर इन सभी के सभी लेटर्स को अल्फाबेटिकली मतलब क्रमानुसार अरेंज करना है, व्यवस्थित करना है, तो मैंने क्या बताया था कि अगर हम इन नंबर्स को ही असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दें तो वो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि अगर ये नंबर असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट हम इन लेटर्स को भी अल्फाबेटिकली अरेंज कर रहे हैं। यही सीखा था, ठीक है। तो जो नंबर सबसे छोटा होगा सबसे पहले वही आएगा, मतलब एक पहले आ गया, ए पहले आ गया। फिर कौन होगा उससे बड़ा, 3 मतलब सी, फिर 4 आ जाएगा, फिर 5 आ जाएगा। याद आया, ऐसे ही किया था। 5 के बाद उससे बड़ा नंबर कौन है, 9 मतलब आई आ जाएगा। 9 के बाद कौन है, 14 है, ठीक है, एन आ जाएगा। फिर 15 आ गया, ओ, फिर 20 आ गया, फिर 21 हो गया, ठीक है। तो ये प्रोसीजर सीखा हमने, वर्ड में जितने भी लेटर्स हैं सभी को अल्फाबेटिकली अरेंज कर दिया। फिर आपकी जो न्यू अरेंजमेंट होगी उसमें डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी से रिलेटेड पूछे जाएंगे क्वेश्चन कि बताइए न्यू अरेंजमेंट में फिफ्थ फ्रॉम द राइट हैंड कौन सा होगा। दाईं ओर से पांचवा लेटर, 1 2 3 4 5 कौन हो गया, आई। लेफ्ट से बाईं ओर से चौथा लेटर, चौथा लेटर बाईं ओर से 1 2 3 4 कौन हो गया। तो वो लेफ्ट या राइट से कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है। या ऐसा भी पूछा गया था कि जब आप इन्हें व्यवस्थित कर देंगे, अल्फाबेटिकली अरेंज कर देंगे असेंडिंग ऑर्डर में या अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश अल्फाबेट, तो कितने लेटर्स या कितने अक्षर यहां पर ऐसे होंगे जो रीअरेंज होने के बाद अपनी पोजीशन को चेंज ही नहीं करते हैं, ठीक है। तो कितने लेटर्स अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहे, यहां तो हर लेटर जो है अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है, तो यहां पर आंसर क्या होता हमारा, नन। यहां पर कोई है ही नहीं। मतलब टास्क ये होगा कि अल्फाबेटिकली अरेंज करना होगा, उसमें कोई ना कोई आपको अलग अलग कंडीशन से क्वेश्चन कुछ ना कुछ पूछ लिया जाएगा। तो ये हमारा रूल नंबर 4 था, जहां पर हमने सभी के सभी लेटर्स को अल्फाबेटिकली अरेंज किया। फिर इसके बाद हमने रूल सीखा था कि नए वर्ड का निर्माण करना, मतलब नए शब्द बनाना, न्यू वर्ड फॉर्मेशन, ठीक है। जैसे कि हमारे पास कोई भी एक वर्ड गिवन हो गया, ठीक है, जैसे वही एक वर्ड ले लेते हैं, वर्ड एजुकेशन की ही बात करते हैं। अब इस वर्ड के अंदर आपको कुछ एक लेटर्स, या एजुकेशनल ले लेते हैं, कुछ एक लेटर्स जो हैं आपको पिक करने के लिए दिए जाएंगे, ठीक है। कुछ एक लेटर्स जो हैं आपको पिक करने के लिए दिए जाएंगे, मीनिंगफुल वर्ड्स बनाने के लिए। जैसे कि इसी में ही अगर मैं आपको कुछ वर्ड देता हूं, ठीक है, वर्ड देता हूं, कौन कौन से यहां पर मैंने वर्ड दिए, सपोज आपको दे दिया मैंने यहां पर पहला लेटर, ठीक है, या पहला छोड़ो कुछ और ले लेते हैं, फर्स्ट नहीं लेते हैं, इन बिटवीन ले लेते हैं कोई ना कोई, ठीक है। सपोज आपको इसमें गिवन कर दिया आपको पांचवा लेटर, ठीक है, पांचवा लेटर, उसके बाद सातवां लेटर, ठीक है, सातवें के बाद गिवन कर दिया आपको नौवां, ठीक है, नौवां और 11वां लेटर, सपोज ये पिक करके दे दिया,
क्लियर? ये लेटर पिक करने को दिए जाएंगे और जो ये लेटर्स होंगे उनसे वर्ड बनाने हैं। जैसे कि 5वां पिक करते हैं तो ए, ठीक है, 7वां पिक करते हैं तो आई, ठीक है, 9वां पिक करते हैं तो एन और 11वां पिक करते हैं तो एल। तो ये वर्ड आए आपके पास, ठीक है, कौन कौन से? एल, आई, ए और एन, ठीक है। अब इनसे क्या है, आपको मीनिंगफुल वर्ड्स बनाने शुरू करने थे। तो जिसमें डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन थी, अगर एक ही वर्ड बनता तो उसका आपको कोई भी लेटर पूछा जा सकता था, सेकंड बताओ, थर्ड बताओ, फोर्थ बताओ या पहला बताओ, ठीक है, कोई भी अगर एक वर्ड बनता तो। अगर एक से ज्यादा वर्ड बनते तो उसकी डिफरेंट कंडीशन थी, सपोज एट द रेट मार्क करो। अगर कोई भी वर्ड ना बनता तो उसके लिए कुछ भी डॉलर मार्क कर दो, वगैरह वगैरह, वो तो कंडीशंस पे मैटर करता था। अब इनसे कोई वर्ड बनाए तो क्या बनेगा? इनसे सिर्फ एक ही वर्ड बनेगा, नेल, ठीक है, एक ही वर्ड बनेगा, कौन सा? नेल। और अगर एक वर्ड बना तो उसके अकॉर्डिंगली कोई भी कंडीशन। और इसमें एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि जितने भी आपको लेटर्स चूज करने के लिए दिए जाएंगे, आपको सभी के सभी लेटर्स को यूज करना ही पड़ेगा बाय एनी मींस। वर्ड अनिल नहीं बना सकते क्योंकि आपका नेम और आपका सरनेम वो मीनिंगफुल वर्ड में नहीं आता। मीनिंगफुल वर्ड्स इसमें वही रहेंगे जो आपकी डिक्शनरी का पार्ट है, ठीक है। वो वर्ड की सेकंड फॉर्म हो, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हो, सिंगुलर हो, प्लूरल है, चलेगा, बट होना मीनिंगफुल चाहिए। आपका नेम और आपका सरनेम वो मीनिंगफुल वर्ड्स में नहीं है आने वाला, ठीक है। काफी सारे क्वेश्चन भी सीखे थे इससे रिलेटेड। तो ये था सारे का सारा, जब आपको मीनिंगफुल वर्ड्स बनाने से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाए, दैट इज न्यू वर्ड फॉर्मेशन। एक रूल ये भी किया था, ठीक है। उसके बाद हमने सीखा था कि अगर हम लेटर्स को अल्फाबेटिकली अरेंज कर रहे हैं तो इसी तरह हम वर्ड्स को भी तो अल्फाबेटिकली अरेंज कर सकते हैं। मतलब अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। मतलब कि आपको कुछ एक वर्ड्स दे दिए गए, ठीक है, जैसे वर्ड्स दे दिए रूट्स, रैंडम, ठीक है, रेडियम, ठीक है, और एक और दे दिया रिसेस। आपको क्या करना था? इन सभी के सभी लेटर्स को अकॉर्डिंग टू द डिक्शनरी या अल्फाबेटिकल सीक्वेंस या टेलीफोन डायरेक्टरी उसके अकॉर्डिंगली अरेंज करना था, ठीक है, कि जो वर्ड में सबसे पहले आएगा वो बताइए एंड सो ऑन, बताते रहो। तो इसे करने की हमने क्या अप्रोच सीखी कि डिक्शनरी में जितने भी वर्ड्स अवेलेबल होते हैं वो सारे के सारे अल्फाबेटिकली अरेंज थे। कि पहले ए से शुरू होने वाले वर्ड्स आते हैं, फिर बी से शुरू होने वाले, फिर सी। अब जो ए से शुरू होने वाला वर्ड है वो भी अपने आप में अरेंज्ड है, ठीक है, कि ए के बाद ए कब आया, ए के बाद बी कब आया। मतलब हमने देखा था कि अगर पहला लेटर कॉमन है तो हम दूसरा कंपेयर करते हैं, अगर दूसरा कॉमन आ रहा है तो तीसरा, तीसरा कॉमन है तो चौथा, एंड सो ऑन, ऐसे ही अरेंज थे। अब देखो जैसे कि आर सभी में आ रहा है तो हम दूसरा लेटर कंपेयर करते हैं। ओ ए से पहले आता है या बाद में? बाद में, तो पहला वर्ड ये तो हो नहीं सकता। तो आर ए यहां भी कॉमन है, आर ए यहां भी कॉमन है, रिसेस भी इन दोनों के बाद ही आएगा। अगर दो लेटर कॉमन है तो तीसरा कंपेयर करते हैं, एन डी से पहले आता है या बाद में? बाद में, तो पहला वर्ड हमारा क्या हुआ? रेडियम, और दूसरा वर्ड क्या हुआ हमारा? रैंडम। तीसरा वर्ड रूट्स और रिसेस में आर ओ आर ई, तो तीसरा वर्ड ये हुआ क्योंकि ई ओ से पहले आता है। और चौथे प्लेस पे कौन हुआ? रूट्स। सभी को अगर डिक्शनरी ऑर्डर में अरेंज करना था, मतलब 1 2 3 4 इन नंबर्स को ही हम बढ़ते क्रम में अरेंज कर देंगे। मतलब बाय डिफॉल्ट आप इन वर्ड्स को अल्फाबेटिकली अरेंज कर रहे हो, या डिक्शनरी ऑर्डर या टेलीफोन डायरेक्टरी, ठीक है। क्या है? रेडियम, रैंडम नंबर 3 पे, रिसेस नंबर 4 पे कौन है? रूट्स। तो कुछ भी पूछा जा सकता है कि सेकंड वर्ड बताओ कौन सा होगा। सेकंड वर्ड मतलब नंबर 2 वर्ड इज रैंडम। क्विक एनालिसिस हो रही है, जितना भी सीख के बैठे हैं। कंफ्यूजन अगर कहीं भी हो कि हाँ यार मुझे तो इसमें डाउट आ रहा है, क्या था, कुछ कहीं ना कहीं स्किप हो गया, तो रिवाइंड करके वो सेशन जरूर देखना, ठीक है। अदरवाइज हमने आपके सामने हर एक पॉइंट यहां पर इलेबोरेट किया है, जो जो जिस भी चीज से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर इसके बाद हमने सीखा मिडल वैल्यू का रूल, ठीक है, कि टू फाइंड द मिडल पोजीशन बिटवीन टू अल्फाबेट। अब मिडल वैल्यू कैसे निकालते हैं? जैसे मैंने कहा था कि अगर दो नंबर्स हैं 5 और 21, दोनों की मिडल वैल्यू निकालनी है, तो मिडल वैल्यू निकालने की टेक्निक क्या थी?
दोनों का सम डिवाइडेड बाय 2, तो दोनों के एग्जैक्टली मिडल में कौन सा नंबर आता है? 13। इसी तरह हमने क्या सीखा? अल्फाबेट के केस में मिडल वैल्यू कैसे निकालनी है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आपको दो लेटर्स गिवन कर दिए जाएं, जैसे दो लेटर्स मैं आपको देता हूं ई एंड मुझे निकालना है एस के बीच का इन बिटवीन लेटर, एग्जैक्टली मिडल लेटर, कैसे निकालेंगे? ई की पोजीशन, एस की पोजीशन डिवाइडेड बाय 2, ऐड करके डिवाइडेड बाय 2, तो कितना आ जाएगा यहां से? 12। और 12th प्लेस पे कौन सा लेटर है? यही सीखा था, मिडल वैल्यू निकालना या एग्जैक्टली मिडल का या मिडवे निकालना, बताया था ना। ठीक है, तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या थे? इंपॉर्टेंट पॉइंट समझने वाले क्या थे कि जितने भी ये लेटर्स आपको मिडल वैल्यू निकालने के लिए दिए जाएंगे, उन दोनों अल्फाबेट या लेटर्स की डायरेक्शन का सेम होना जरूरी है। अगर डायरेक्शन सेम है तो ही आप मिडल वैल्यू निकाल सकते हो, बट अगर डायरेक्शन डिफरेंट है, मतलब अगर एक लेटर लेफ्ट से गिवन कर दिया और दूसरा लेटर राइट से गिवन कर दिया, तो हमने क्या सीखा था? हमेशा राइट को ही लेफ्ट में कन्वर्ट करना। तो अगर राइट को लेफ्ट में कन्वर्ट करेंगे t इज इक्वल टू एल प्लस आर माइनस 1 के साथ, या सम टोटल से एक ज़्यादा बनाना है 27, पहला रूल यही था। तो 23 लेफ्ट आ गया, ये थर्ड लेफ्ट आ गया, सम डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो ये चीज़ें सारी सीखी थी, और ये भी बताया था कि लेफ्ट लेफ्ट ऐड होके आंसर किस में देगा? लेफ्ट में। और आपको वैल्यूज भी कहाँ से याद है? लेफ्ट से ही याद है। तो हमने राइट को लेफ्ट में क्यों कन्वर्ट करना सीखा? क्योंकि ये क्वेश्चन को आसान बना रहा था। रादर हम लेफ्ट को राइट में कन्वर्ट करेंगे तो वो क्वेश्चन आंसर तो आ जाएगा, बट क्वेश्चन थोड़ा लेंथी हो जाएगा। ठीक है, और ये तो थी ये चीजें, बट इसमें कुछ एक्सेप्शन भी आती थी। एक्सेप्शन लाइक अगर एक लेटर आपको गिवन है सी और दूसरा गिवन है एक्स, के दोनों के मिडल का लेटर बताओ, तो हम नहीं निकाल पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास अगर एक ऑड नंबर है और एक इवन नंबर है, तो आपस में जुड़ के वो क्या देंगे? हमेशा एक ऑड नंबर या विषम संख्या ही देंगे, जो कभी भी 2 से एग्जैक्ट डिवाइड नहीं होगा। या हम कह सकते हैं हमारे पास कभी भी डेसिमल्स में आंसर एग्जिस्ट नहीं करते, तो हमारा आंसर क्या रहता? नो सच लेटर एग्जिस्ट। ठीक है, तो ये 3 डिफरेंट केसेस सीखे थे हमने जब हमें कोई भी एग्जैक्टली मिडल का लेटर फाइंड आउट करना हो। ठीक है, तो ये भी चीजें क्लियर होंगी। बस सिर्फ और सिर्फ आपको पोजीशन वैल्यू का पता होना चाहिए, और कुछ खास डिफरेंस नहीं है। फिर हमारे पास रूल आता था रिलेटिव पोजीशन बिटवीन टू अल्फाबेट, मतलब दो अक्षरों के बीच की सापेक्ष दूरी या सापेक्ष स्थिति। मतलब हम एक के कंपैरिजन में दूसरे की पोजीशन निकालते थे, किसी एक लेटर का रेफरेंस लेते हुए दूसरे पे अप्रोच करना। ठीक है, जैसे कि हमारे पास क्या थी एग्जांपल? 6th टू द लेफ्ट ऑफ 18th फ्रॉम द लेफ्ट। समझने का तरीका, 6th लेफ्ट निकालना है। किसका 6th लेफ्ट? 18th फ्रॉम द लेफ्ट का। 18th लेफ्ट का 6th लेफ्ट, तो हमने शॉर्टकट कैसे बनाया था? अगर हम 18th लेफ्ट पे आएंगे, वापस 6th लेफ्ट पे चले जाएंगे, तो लेफ्ट से आके वापस लेफ्ट चले गए, तो स्टेप्स कम हुए। तो हमने यहाँ पर शॉर्टकट बनाया था कि अगर डायरेक्शन सेम है तो हमें उनमें क्या करना था? डिफरेंस लेना था। तो हमें निकालना था 6th लेफ्ट, किसका? 18th लेफ्ट। तो 18th लेफ्ट का 6th लेफ्ट, दोनों लेफ्ट लेफ्ट है, डिफरेंस लो, 12 आ गया। अब 12 कहां से? फ्रॉम के साथ लेफ्ट है, तो यहां पर भी लेफ्ट, क्योंकि रेफरेंस वाली जो डायरेक्शन है हमें वही कंसीडर करनी थी। 12th लेफ्ट पे कौन सा लेटर है? एल। ये आपका पहला केस। इसके बाद हमने एक और कंडीशन सीखा था, ये पहला केस था। दूसरा केस क्या था कि आपको जैसे निकालना है 9th राइट। किसका 9th राइट निकालना है? जो 16th फ्रॉम द राइट है। 16th राइट दाईं ओर से 16वें का, 9th राइट दाईं ओर 9वां, राइट से आके वापस राइट चले गए, मतलब दाएं से आए वापस दाएं में भाग गए। फिर से स्टेप्स कम होंगे, डायरेक्शन सेम है, फिर से क्या करना है? डायरेक्शन सेम हो तो डिफरेंस लेना है। कितना आ जाएगा? 7 राइट से, बट लेटर लेफ्ट से याद है तो कन्वर्ट करेंगे, टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, या हमने सम टोटल से एक ज्यादा बनाना है। तो 20th लेफ्ट का लेटर कौन हुआ? टी। ये सब कुछ हमने एक्सप्लेन किया हुआ है कि अगर एक लेटर की पोजीशन दूसरे के कंपैरिजन में निकालनी भी है तो हमेशा डायरेक्शन को टारगेट करो। अगर दोनों की डायरेक्शन सेम है तो हमेशा माइनस करो, अगर दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है हमेशा क्या करो? आपको ऐड करना है। तो दोनों में हमने देखा डायरेक्शन सेम थी तो माइनस कर दिया। अब तीसरे केस पे आते हैं। ठीक है, क्या निकालना है? 8th राइट, 8th टू द राइट। किसका 8th राइट निकालना है? जो 16th लेफ्ट पे है।
तो जो लेटर 16th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड है उसका 8वां राइट, लेफ्ट से आके 8 स्टेप्स राइट में बढ़ गए मतलब स्टेप्स भी बढ़े, तो वही बात है डायरेक्शन अपोजिट है तो ऐड करना होगा। तो 24th लेफ्ट पे कौन सा लेटर आएगा, एक्स। फोर्थ केस में हमने क्या सीखा था, देखो फिर से, 7th टू द लेफ्ट, 7th लेफ्ट निकालना है। किसका 7th लेफ्ट निकालना है, जो 16th फ्रॉम द राइट हैंड था। तो 16th राइट का 7 लेफ्ट, 16th राइट का 7th लेफ्ट, राइट से आ रहे हैं लेफ्ट में बढ़ गए तो स्टेप्स बढ़ गए। तो डायरेक्शन अपोजिट होने पे हमने क्या किया था, ऐड किया था। फ्रॉम द राइट है क्योंकि रेफरेंस ये बना ना, देखो फ्रॉम राइट है तो यहां पर भी लेफ्ट राइट होगा, कन्वर्ट करेंगे 4 लेफ्ट, कौन सा लेटर बैठा हुआ है, डी। तो ये सब कुछ हमने सीखा हुआ है, डिटेल्ड में एक्सप्लेन मैंने आपको किया हुआ है। ये जस्ट क्या है कि आपकी क्विक रिवीजन हुई है कि अगर आपका एग्जाम नियर बाय है तो आपके पास ऐसे हैंडी नोट्स हों जिससे आपको समझ आ जाए चीजें कि हमने चैप्टर में किन किन बातों का ध्यान रखा था और कौन कौन से रूल पढ़े थे, समझे थे। और अगर इनमें से आपको ऐसा लगता है कि रूल आपने नहीं किया या आपका स्किप हो गया या उस लेवल के क्वेश्चन की प्रैक्टिस अप टू दैट मार्क नहीं हुई है, तो आपको वो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। तो ये क्विक रिवीजन पॉइंट्स का बेसिक कंसर्न यही था कि आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है उसे और बूस्ट मिले, ठीक है, और ज्यादा बिल्डअप हो, कॉन्फिडेंट हो कि हाँ हमें चैप्टर अब आता है क्योंकि डिटेल्ड एक्सप्लेन किया है, ठीक है। और ज्यादा कॉन्फिडेंस आ चुका है, क्यों, मैंने इसकी एक हैंडी नोट्स के साथ मैंने एक रिवीजन भी की है, मतलब क्लियरली आइडिया है कि मुझे कौन कौन सी चीजें एग्जाम में देखने को मिल सकती हैं। तो ये बेनिफिशियल होता है इन क्विक रिवीजन पॉइंट्स का। ऐसे ही हम सारे के सारे चैप्टर्स के भी क्विक रिवीजन पॉइंट जरूर देखेंगे ताकि आपको एग्जाम प्रिपरेशन में कोई भी किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। तो हम अपने एंड से आपके लिए बेस्ट एफर्ट्स ला रहे हैं, स्मूथली प्रिपरेशन करेंगे, घबराने की बिल्कुल भी बात नहीं है। तो मिलेंगे जल्दी ही अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।